तो हड़प्पा सभ्यता में हम जिन चीज़ों की चर्चा करेंगे, पहले उन चीज़ों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता में किन किन चीज़ों की चर्चा करनी है। तो टॉपिक आपका है हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर आपको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हमें जो कवर करना है उसको थोड़ा हम देख लें। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कालक्रम को। पहले हम देखेंगे कालक्रम, कालक्रम के बाद हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार या इसके हड़प्पा सभ्यता के भूगोल की जानकारी या भौगोलिक जानकारी। ठीक है, तो भौगोलिक जानकारी भी इतिहास को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो भौगोलिक जानकारी हम इसमें रखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके नामकरण को लेकर। इसके नामकरण को लेकर जो विवाद है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, नामकरण को लेकर। नामकरण के बाद इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके कुछ क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख स्थल हैं, उनकी चर्चा हम कर लेंगे। प्रमुख स्थल के बाद अगर आप देखेंगे, या प्रमुख स्थल को आप प्रमुख बस्तियां भी बोल सकते हो, जैसे मोहनजोदड़ो हो जाए, लोथल हो जाए, रंगपुर हो जाए, धौलावीरा हो जाए, उन सबको हम इसमें देख लेंगे। इसके बाद हम हड़प्पाई नगर नियोजन के बारे में जानेंगे। नगर नियोजन के बारे में जानेंगे, और जैसे ही हमारा नगर नियोजन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे हड़प्पा की आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत आपको लिपि के बारे में आप पढ़ लेंगे, लिपि के बारे में आप यहीं पढ़ लेंगे, मृदभांड के बारे में आप यहीं पढ़ लेंगे, लिपि मृदभांड के बारे में आप यहाँ कवर कर लेंगे। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। तो सांस्कृतिक में लिपि और मृदभांड पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं, मतलब इसमें ही आप लिख सकते हो, धार्मिक विशेषताओं को भी हम यही देख लेंगे, धार्मिक। इसके बाद हम सीधे आएंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन और हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता की देन, विश्व को क्या देन है, या हड़प्पा सभ्यता की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान के समय में। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरा टॉपिक जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का, ये पूरा ख़त्म होगा। तो याद रखें, हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, या आपका जो चैप्टर 1 है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को आधार बना के कवर करेंगे। हमारा मेन रहेगा एनसीईआरटी, लेकिन हम फोकस करेंगे इन बिंदुओं पर एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर। तो बिंदु कौन कौन से होंगे? पहले हम कालक्रम की चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, फिर भौगोलिक विस्तार की चर्चा करेंगे, फिर हड़प्पा के नामकरण को लेकर जो विवाद है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हड़प्पा के प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता का पतन और हड़प्पा सभ्यता की देन। कभी कभार एक क्वेश्चन बनता है स्वरूप से लेकर, नगर नियोजन की साइड में हम लिख देते हैं स्वरूप, कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो इसकी भी हम यहीं चर्चा कर लेंगे। तो एक चीज़ याद रखें, नोट्स तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। यहाँ आपका मूल फोकस जो है वो याद रखें आप किस पे होना चाहिए, आपका समझने पे। तो पूरा फोकस आप समझने पे रखें, याद ना कर, मतलब यहाँ पे रटे नहीं, समझें। समझने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको लिखना है तो रफ वर्क के तौर पे आप लिख सकते हो। रफ के तौर पर सिस्टमेटिक नोट्स जो हैं हड़प्पा सभ्यता के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो हम पहला चैप्टर जो है, जो मूलतः हड़प्पा सभ्यता पे आधारित है, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता
कि कालक्रम की अगर बात की जाए, कालक्रम, तो एक चीज़ पहले समझना है, ब्रिटिश के आगमन से पहले, मतलब ब्रिटिश जब आए थे भारत में, तो ब्रिटिश आएंगे कब, 1608 के आसपास आपको दिखाई देंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन करती है 1608 में। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ब्रिटिश से पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मतलब ब्रिटिश विद्वान ही हड़प्पा सभ्यता को खोजने में मदद करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश में दो तरह के विद्वान होंगे। एक ऐसे विद्वान आपको दिखाई देंगे ब्रिटिश लोगों में जो भारतीय संस्कृति से घृणा करेंगे, और एक इस तरह के विद्वान होंगे ब्रिटिशों में जो भारतीय संस्कृति से घृणा नहीं करेंगे लेकिन उसको समझना चाहेंगे, इसलिए भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं उनको खोजने की कोशिश करेंगे, भारतीय संस्कृति की जो किताबें हैं उनका अनुवाद कराएंगे। तो एक बात आप याद रखें, ब्रिटिशों में दो तरह के लोग भारत में आपको दिखाई देंगे। एक जो भारतीय संस्कृति से मूलतः घृणा करेंगे, उन्हें भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय संस्कृति को पिछड़ी संस्कृति या धर्म के आडंबर में युक्त संस्कृति बताएंगे, भारत को सपेरों का देश बताएंगे और सपेरों का देश कह के भारत की आलोचना कर रहे होंगे। और एक ब्रिटिश का वह हिस्सा होगा ब्रिटिश लोगों का जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करेगा और भारतीय संस्कृति को जानने की कोशिश करेगा। तो उन्हीं में आप देखोगे कि भारतीय संस्कृति को खोजने के लिए या भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है उसको खोजने के लिए एक मुहिम सी चालू हो जाती है। तो कई पुरातत्वविद आएंगे। इसी में पहले पुरातत्वविद अगर देखें तो एक चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में हड़प्पा में एक टीले की खोज की, लेकिन वो तो हड़प्पा नाम भी नहीं जानते, लेकिन एक टीला खोजा उन्होंने। एक टीला खोजा जो प्राचीन था, प्राचीन टीला था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया और वो उस टीले से निकल लिए और उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था एक प्राचीन टीला है, अगर उसकी खुदाई करवाते उस प्राचीन टीले की तो हो सकता था कोई चीज़ मिलती या किसी संस्कृति का उन्हें पता चलता। लेकिन सबसे पहले उन्हें एक टीला मिलता है चार्ल्स मैसन को 1826 में, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं उस टीले पे और वो निकल जाते हैं, ना उसकी खुदाई करवाएंगे। बाद में आप देखोगे 1860 के आसपास में इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जो भारत का, अब तो भारत मतलब पाकिस्तान जो चला गया है, क्योंकि भारत हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल आपको दिखाई देंगे पाकिस्तान में। 1947 या उससे पहले पाकिस्तान भारत का ही अंग था। तो आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो पंजाब है उस क्षेत्र में या सिंध के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1860 के आसपास में इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उस साइड, तो उन्हें हड़प्पा नामक एक स्थल मिलेगा। मतलब उसके नाम को जानते नहीं थे, उसको हड़प्पा कहेंगे कि नहीं, मतलब एक स्थल मिला उन रेलवे लाइन को बिछाने वाले कारीगरों को, मजदूरों को, जहाँ पे बड़ी मात्रा में ईंटें मौजूद थीं, बड़ी मात्रा में पक्की ईंटें मौजूद थी। तो उन्होंने क्या किया, पक्की ईंटें वहाँ से निकाल के और रेलवे लाइन में उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो लगातार ईंटें निकालते जा रही हैं, ईंटें निकलती जा रही हैं, ईंटें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उन्हें समझ में आ रहा था कि ये ईंटें आज की नहीं है, कई साल पुरानी हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस तो हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो, मतलब ये जो ईंटें निकल रही हैं प्राचीन किसी सभ्यता से या प्राचीन किसी संस्कृति से हो सकती हैं। तो 1860 के आसपास में ऐसा उजागर होता है, ऐसा पता चलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या भारत उपमहादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान है, लेकिन आप कहते हो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं, भारत को उपमहाद्वीप कह सकते हैं, उपमहादेश की संज्ञा दे देते हैं। जैसे भारत में अगर हम पाकिस्तान को मिला लें, आपका बांग्लादेश को मिला लें, नेपाल भूटान को मिला लें, ठीक है, तो ये म्यांमार वगैरह को मिला लें, तो भारत को एक उपमहादेश की संज्ञा दे दी जाती है। और क्यों दे दी जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे पहले कंट्रोल में थे। आप देखोगे जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल में ये क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। तो एक चीज़ समझना है आपको, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करेंगे या भारतीय उपमहाद्वीप नाम लेते हैं या भारत
उपमहादेश नाम लेते हैं तो उसका अर्थ है कि भारत वह भारत जो मौर्य काल में था, जिसे हम अखिल भारत कहेंगे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत का कुछ एरिया रीजन, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब शामिल था। हम उसकी चर्चा कर रहे होंगे या उसकी बात कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में आप देखोगे ये विभाजन नहीं हुआ था, ये पूरी तरह भारत के कंट्रोल में थे उस समय क्षेत्र। तो थोड़ा यहाँ पे याद रखें कि पाकिस्तान में, पंजाब के क्षेत्र में, पाकिस्तान पंजाब में एक ऐसा स्थल मिल गया रेलवे को जहाँ से बड़ी मात्रा में ईंटें निकाली गई। तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ये पता तो चल गया कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, अर्थात पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक ऐसा स्थल है जहाँ से बड़ी मात्रा में प्राचीन ईंटें निकाली जा रही हैं। तो ये प्राचीन किसी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, लेकिन उस समय रेलवे के काम पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था, ज़्यादा केंद्र बिंदु रेलवे का काम था, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा उस क्षेत्र पे, और रेलवे बिछा ली गई, रेलवे लाइन बिछा ली जाती है। 1860 से 1870 के बीच में लगातार काम चलता रहेगा, और फिर 80, 90 और 1905 लॉर्ड कर्जन आपके बंगाल का मतलब भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, या भारत के वायसराय आप कह सकते हैं। 1905 के आसपास में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आगे चलें आप, तो आगे जाके 1921 में आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल को काफ़ी रुचि थी प्राचीन चीज़ों को खोजने में, उनकी काफ़ी रुचि थी जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल ने कहा कि भारत के उस समय जब इंडियन पेनिनसुलर रेलवे बिछ रही थी, उसमें जो ईंटें निकली थी प्राचीन, क्या वहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, क्या वहाँ कुछ हो सकता है, इसका पता लगाया जाए। तो इसका पता लगाने के लिए 1921 में जॉन मार्शल, क्योंकि उनकी रुचि थी प्राचीन चीज़ों को पता लगाने में, तो उन्होंने जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को भेजा। दयाराम साहनी भारतीय थे, जॉन मार्शल ब्रिटिश हैं, दयाराम साहनी भारतीय हैं। तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भेजा, कहा कि भैया उस जगह जाओ जहाँ से रेलवे लाइन बिछाई गई और प्राचीन ईंटें निकाली गई। हमने अब तक पता नहीं लगाया है कि ये प्राचीन ईंटें क्या केवल ईंटें ही मौजूद थी, क्या वहाँ पे कोई सभ्यता रही, क्या प्राचीन कुछ शहर रहे या गांव रहे, कुछ भी तो रहा होगा जब ईंटें हैं। तो दयाराम साहनी जाएंगे 1921 में, और दयाराम साहनी जो है वहाँ पे क्षैतिज खुदाई और लंबवत खुदाई करवाएंगे उस क्षेत्र की। क्षैतिज खुदाई का अर्थ है ऊपरी खुदाई और लंबवत खुदाई का अर्थ है गहरी खुदाई। तो क्षैतिज खुदाई और लंबवत खुदाई उस क्षेत्र की की जाएगी, और जब खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि लगातार ईंटें निकलती जा रही हैं, कुछ मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई नई अवसंरचनाएं नज़र आ रही हैं। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी प्राचीन सभ्यता सा या प्राचीन शहर सा नज़र आ रहा है, क्योंकि नालियाँ भी दिख रही हैं, सड़कें भी, पक्की सड़कें दिखाई दे रही हैं। आपको पता होगा गाँव में सामान्यतः कच्ची सड़कें हुआ करती हैं। जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई सन 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके बाद गांव में पक्की सड़कें बनना स्टार्ट हुई। लेकिन आज भी कई गांव में आप देखोगे कच्ची सड़कें ही मौजूद हैं। तब उस स्थल की खुदाई हो रही तो उसमें देखा कि सड़कें पक्की हैं, और सड़कें पक्की होना हमें बताता है कि वो शहर हो सकता है, गाँव होने के चांस कम है। और सड़कें पक्की मौजूद हैं, नालियाँ व्यवस्थित क्रम में बनी हुई हैं, जो घर के जो मकान मिल रहे हैं वो मकान भी व्यवस्थित क्रम में बने हुए हैं। व्यवस्थित क्रम में एक मकान मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसा लग रहा है कि एक शहर बसाया गया हो। तो दयाराम साहनी को पता चला कि एक शहर मिल रहा है, प्राचीन शहर के कुछ अवशेष मिल रहे हैं। तो दयाराम साहनी ने उनको जाके जॉन मार्शल को अवगत कराया कि यहाँ पे एक प्राचीन शहर सा हमें मिला है। फिर जाके जॉन मार्शल ने एक विधिवत घोषणा की कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो आज वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान और ज़िला मोंटेगोमरी, एक स्थल पाया गया है जो काफ़ी प्राचीन है। अब जो ईंटें मिली उनकी कार्बन डेटिंग हो रही है, यूरेनियम डेटिंग हो रही है। वहाँ पे जो अवशेष मिले, ईंटें मिली, उनकी कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग हो रही है। और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग से किसी भी तत्व में जो कार्बन मौजूद है उसकी आयु का पता लगा सकते हैं कि यह कार्बन कितने साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से वो ईंटों का
और वहाँ जो अवशेष मिले उनका पता लगाया गया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है। तो पता चला कि भैया ये जो है लगभग जाके 2600 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचती है। 2600 ईसा पूर्व, मतलब कहने का अर्थ समझ रहे हो, 2600 ईसा पूर्व, मतलब इससे पहले भारत के इतिहास के बारे में लोग केवल इतना जानते हैं कि आर्यन से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, आर्यन कल्चर से। आर्यों से पहले कोई सभ्यता हो सकती है किसी को पता ही नहीं था। 1921 से पहले, 1921 से पहले केवल इतना पता है कि आर्य जो थे वहीं से हमारी सभ्यता की स्टार्ट होती है। आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता वाले थे, तो आर्य से ग्रामीण रहेगा और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता वाला रहेगा। बाद में जाके जब महाजनपद काल आएगा तो महाजनपद काल में पहली बार शहर बनते हैं। बस इतिहास के बारे में केवल इतना ही पता था कि महाजनपद काल में पहली बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत में शहर बने, केवल इतना पता था। लेकिन जब ये उस स्थल से, प्राचीन स्थल से जो अवशेष मिले, उसकी कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग का रिजल्ट आया, तो पता चला कि नहीं भैया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहर नहीं, इससे पहले ही हड़प्पा सभ्यता, मतलब वो जो स्थल है वो शहर जैसा था और शहर के अवशेष उस स्थल से भी मिले। तो अब इतिहास लेखन जो है उसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो इतिहास लिखा उसमें यह बताया गया कि भारत में इतिहास की शुरुआत आर्यन कल्चर से दिखाई देगी और आर्यन कल्चर के बाद आप देखोगे आर्यन कल्चर ग्रामीण था, उसके बाद महाजनपद काल जो है शहरी कल्चर में आपको दिखाई देता है। महाजनपद काल में शहर बनने लगे थे। तो दोबारा इतिहास लेखन शुरू होता है और अब इस इतिहास लेखन में बोला कि भारत में पहली बार नगर जो हैं वो वहाँ दिखे जो 2350 ईसा पूर्व के क्षेत्र थे। और ये 2350 ईसा पूर्व का जो क्षेत्र खोजा गया उसको नाम दिया गया हड़प्पा। नाम क्या दे दिया? हड़प्पा। तो उसका नामकरण भी 1921 में ही किया जाता है, हड़प्पा नाम से उसे संबोधित किया जाएगा। तो अब क्या हुआ, पहले हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा के बाद दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा क्षेत्र में खोज करने में लगे थे। तो जॉन मार्शल की जो रुचि थी वो और बढ़ जाती है उस काम में। तो जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को पकड़ा और राखलदास बनर्जी से कहा कि भैया हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में जाओ और पता लगाओ कि हड़प्पा जैसी कोई चीज़ें और मौजूद हैं किसी स्थल पे, प्राचीन चीज़ें। तो राखलदास बनर्जी जाते हैं, लड़कान जिला पाकिस्तान जो वर्तमान का है वहाँ जाएंगे, वहाँ खुदाई करेंगे और खुदाई करके देखेंगे कि एक नया स्थल मिलता है जो हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन है और जैसा हड़प्पा बना हुआ है वैसा ही वह भी बना हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो बनावट है, हड़प्पा की जिस प्रकार घर बनाए गए, जिस प्रकार वहाँ की सड़कें बनाई गई, जिस प्रकार वहाँ की नालियाँ बनाई गई, वैसी ही उस स्थल में पाई गई। सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन बस वो कुछ दूर स्थित स्थल है। तो पता लगाया, उसकी भी कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग की जाएगी तो पता चलता है कि भाई भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और हड़प्पा जैसी ही चीज़ें वहाँ पाई गई हैं। तो उस स्थल का आगे जाके नाम पड़ जाता है मोहनजोदड़ो। तो राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो को पता लगाएंगे और उसके बारे में बताते हैं जॉन मार्शल को। इसी प्रकार आप देखोगे लगातार फिर आगे जाके धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, हुलास, अन्य स्थलों की खोज होने लगेगी जो हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन थे और हड़प्पा से ही जुड़े हुए थे। अब एक चीज़ समझें आप, जब हमने बात की कालक्रम की, हम पहली बात करेंगे कालक्रम की, नामकरण पे बाद में आएंगे, पहले हम कालक्रम को देखेंगे। ये तो आपको मोटे तौर पे थोड़ा जानकारी दी आपको कि सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता कैसी थी और कब पता लगाई गई। मतलब 1921 से पहले हड़प्पा के बारे में किसी को जानकारी नहीं और 1921 से पहले यही मानते थे लोग कि भारत की प्राचीन शहरी सभ्यता का जो जन्म है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। और 1921 में जब हड़प्पा की खोज हो जाएगी तो पुनः इतिहास लेखन प्रारंभ होगा और बताया जाएगा कि भारत में पहली बार नगरीय सभ्यता जो थी वो हड़प्पा काल में मौजूद थी, ना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अब आते हैं, थोड़ा टॉपिक पे आएंगे अब। तो पहला आप देखें कालक्रम को। कालक्रम, तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम को अगर हम देखें तो सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जो है वह कालक्रम सामान्यतः बता रहा हूं आपको, सामान्यतः में मतलब
कुछ चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की बहुत प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन, मतलब वो नवपाषाण काल से संबंधित चीज़ें हैं, ये बात याद रखें। तो हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखें, कालक्रम अगर देखें, तो वह आपको मुख्यतः 6000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 1300 ईसा पूर्व तक दिखाई देगा, 1300 ईसा पूर्व तक दिखाई देगा, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। लेकिन एक चीज समझना है, ये सामान्य कालक्रम है। सामान्य कालक्रम का अर्थ है हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले ग्रामीण चरण में थी, ग्रामीण चरण में थी जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा कहेंगे, और एक मुख्य चरण में आएगी जिसे हम परिपक्व हड़प्पा कहेंगे। परिपक्व मतलब जिस हड़प्पा की हम बात करते हैं, जिस हड़प्पा को मुख्यतः पढ़ा जाता है, वह है परिपक्व हड़प्पा। लेकिन परिपक्व हड़प्पा से पहले भी एक चरण मौजूद था जिसे प्रारंभिक हड़प्पा कहेंगे, और प्रारंभिक हड़प्पा का जो चरण था वो आपको 6000 ईसा पूर्व से ही दिखाई देने लगेगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ों की जब कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग करी जाएगी तो वो बहुत पुराने निकलेंगे, 6000 ईसा पूर्व के आसपास, 5800 ईसा पूर्व के आसपास आपको दिखाई देंगे। तो अगर एक सामान्य कालक्रम अगर हड़प्पा सभ्यता का देखा जाए तो वो 6000 से लेकर आपको 1300 ईसा पूर्व के बीच में दिखाई देगा, और इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाएगा। इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग होगा प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, और दूसरा होगा आपका परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा होगा उत्तरवर्ती हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा। अब एक चीज समझना है, हड़प्पा सभ्यता का विकास यहां से प्रारंभ होगा और पूर्णतः विकसित हड़प्पा सभ्यता आपको इस अवस्था में दिखाई देगी, परिपक्व हड़प्पा में, और हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो इस अवस्था में दिखाई देगा उत्तरवर्ती हड़प्पा में। मतलब इससे सभ्यता का विकास प्रारंभ होगा, यहाँ से सभ्यता चालू होना स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जाके पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में आपको दिखाई देगी, और यहाँ आके हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो ये जो है आपका, ये जो है इसका काल माना जाएगा 6000 ईसा पूर्व से 6000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, 6000 से 2600 ईसा पूर्व तक आपको दिखाई देगा। और ये वाला जो काल है परिपक्व वाला, ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक दिखाई देगा। और ये वाला जो काल है उत्तरवर्ती वाला, वह 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक आपको दिखाई देगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल जो है वो 1900 से लेकर 1300 के बीच में दिखाई देगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पूर्णतः पतन होने में भी 600 साल लग जाएंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन अकस्मात घटना नहीं होगी कि भूकंप आया और पूरी हड़प्पा चली गई, धरती में समा गई, भूकंप आया, धरती फटी और धरती के अंदर पूरी हड़प्पा समा गई। ऐसा नहीं होगा कि सुनामी आएगी पूरी हड़प्पा को ले गया, कि बाढ़ आई पूरी हड़प्पा बर्बाद हो गई, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हड़प्पा कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना कुल क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32 लाख भारत, और हड़प्पा कितना है, 12 लाख। समझे, हड़प्पा सभ्यता कोई छोटा क्षेत्रफल वाली सभ्यता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इतने क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता का पतन केवल एक कारण से नहीं हो सकता, इसलिए इतनी बड़ी सभ्यता का पतन अकस्मात नहीं हो सकता, एक क्रम में ही होगा, एक समय के साथ ही होगा, और उसके पतन में लगभग 600 साल लग जाएंगे। और इधर देखो, हड़प्पा सभ्यता जब अपने एकदम विकसित चरण में आएगी तो विकसित होने में भी उसे कई साल लगते हैं, और विकसित अवस्था आपको दिखाई देगी ये 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। मतलब हड़प्पा सभ्यता विकसित कितने सालों तक रही है, पूर्णतः विकसित आप देखोगे तो ये केवल आपको दिखाई देती है कि भैया 700 साल तक के आसपास आपको दिखाई देगी।
तो हड़प्पा सभ्यता का अगर सामान्य कालक्रम देखा जाए तो सामान्य कालक्रम को हम 3 कालक्रम में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरा परिपक्व हड़प्पा और तीसरा आपका उत्तरवर्ती हड़प्पा। इसकी डेट एक और प्रसिद्ध है, सामान्यतः आपके एग्जाम में आती रहती है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आती रहती है, वो है आपकी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हालांकि एनसीईआरटी पहले पुरानी एनसीईआरटीओं में ये अवधि थी, पुरानी एनसीईआरटी में 2350 ईसा पूर्व से आपकी 1750 ईसा पूर्व पुरानी एनसीईआरटी में थी, लेकिन नई एनसीईआरटीओं में अब इसकी अवधि जो है वो चेंज कर दी है। अब जो अवधि है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व कर दी है। तो अगर कभी वनडे एग्जाम में कभी कभार बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ की अलग बात है, 2350 आप याद रख सकते हैं, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी जो है 2600 से 1900 मान रही है, इसको आप याद रखें। अब दूसरा आते हैं हम, तो पहला आपने देखा कालक्रम, तो हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में बांट के अध्ययन करा गया। पहला प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरा परिपक्व हड़प्पा और तीसरा उत्तरवर्ती हड़प्पा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कालक्रम से संबंधित है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे दिए जाएं, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा या उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो एक बात याद रखें, गलत ना करें, पहले ही मैंने आपको समझा दिया। अब हम दूसरी बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की। इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, फिर उसके नामकरण की बात करेंगे। भौगोलिक विस्तार में मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इसकी समकालीन सभ्यता हैं, मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी, उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी फल फूल रही थी। मिस्र की सभ्यता आपको दिखाई देगी नील नदी के किनारे और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको दिखाई देगी दजला और फरात नदी के किनारे। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता सिंध और सहायक नदियों के किनारे, क्योंकि प्राचीन सभ्यता जो थी वो नदियों के किनारे विकसित होती थी, क्योंकि आज पानी के पीने का माध्यम आप देखोगे कि आपने क्या पानी जो है नगर निगम पहुंचा रहा है या नगर पालिकाएं पहुंचा रही हैं या हेडपंप से आपको आ जाता है या फिर कुएं से आपको पानी पीने को मिल जाता है। पहले ऐसी अवसंरचनाएं नहीं हुआ करती थी। तो सामान्यतः जो सभ्यताएं विकसित होती थी वो पीने योग्य पानी जो होता था उसके किनारे ही सभ्यताएं विकसित होती थी प्राचीन समय में। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि जो पानी की प्राप्ति नील नदी से हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी किनारे विकसित हुई, क्योंकि पानी की प्राप्ति दजला और फरात नदी से हो जाएगी। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता जो है वह भी नदियों के किनारे विकसित होगी, सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे, क्योंकि यहाँ पानी की प्राप्ति सिंध और उसकी सहायक नदियों से हो जाएगी। तो पहले हम भौगोलिक विस्तार के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आप देखें कि इसका क्षेत्रफल अगर आप जानना चाहें तो मैंने आपको क्षेत्रफल पहले ही बताया है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह क्षेत्रफल जो है वर्तमान के पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ा है और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफ़ी बड़ा है। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता हमसे छोटी रही है, सिंध और मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से छोटी रही हैं। इस बात को आप याद रखें। मतलब और देखें क्षेत्रफल के बाद अगर इसके कुछ क्षेत्रफल के बाद अगर हम देखें इसकी प्रमुख सीमाएं देखें। प्रमुख सीमाएं मतलब बाउंड्री। हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्री अगर हम देखें, प्रमुख सीमाएं देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और पूर्वी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है और पश्चिमी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है। मतलब कहने का तात्पर्य हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली है, दक्षिण में कहाँ तक फैली है, पूर्व में कहाँ तक फैली है और पश्चिम में कहाँ तक फैली है। तो अगर आप सीमाएं देखें तो उत्तर में आपको दिखाई देगा, नॉर्थ में आपको दिखाई देगा मांडा। मांडा एक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में हड़प्पा का स्थल है
याद रखें। और दैमाबाद, साउथ में अगर आप देखोगे तो दैमाबाद आपको दिखाई देगा, और दैमाबाद भी एक हड़प्पा ही स्थल है जो आपका महाराष्ट्र में है। जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मतलब उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता। अगर आप पूरब में देखेंगे, पूरब में अगर आप देखें तो पूरब में आपको दिखाई देगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, और मेरठ तो यूपी में है, आप तो ये जाने। और पश्चिम में अगर आप देखें, पश्चिम में अगर आप सीमा देखते हैं तो पश्चिम में आपको दिखाई देगा सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, और सूतकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आपको सूतकांगेडोर दिखाई देगा। तो हड़प्पा सभ्यता देखो, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर पहुंच गई, दक्षिण में कहाँ पहुंच गई? महाराष्ट्र तक, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में कहाँ है? पाकिस्तान तक। तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी फैली हुई है। अगर इसकी आकृति देखी जाए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम आकृति देखें तो आकृति आपको दिखाई देगी कि भैया एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। देखो 3 भुजाएं हुई कि नहीं? 1, 2 और 3, 1, 2, 3। अगर इन्हीं सारे पॉइंटों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी एक आकृति बन के तैयार होती है। 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट अगर आप जोड़ देते हो तो इसकी आकृति बन जाती है कैसी? त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, या किस आकृति में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी? तो आप बता सकते हो कि भैया त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। कैसी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई सभ्यता है, क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है। आगे देखें आप, अब उत्तर जो मांडा है, उत्तर मांडा, उस मांडा से अगर हम दैमाबाद तक अगर हम जाएं, उत्तर में मांडा से अगर हम दैमाबाद तक अगर हम जाते हैं तो 1100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब सोचो 1100 किलोमीटर में फैली सभ्यता, उत्तर से दक्षिण में कितना? 1100 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर के मांडा से अगर आप दैमाबाद तक जाते हो तो लगभग दूरी जो है वो 1100 किलोमीटर निकल के आती है। और पूरब में अगर आप आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर पश्चिम तक जाते हो तो ये दूरी जो है 1600 किलोमीटर निकल के आएगी। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर निकल के आएगी। मतलब आप समझें कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर में है? आप बता पाएंगे? अगर इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए, कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो ये 1100 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर अगर देखें तो ये कितना है? 1600 किलोमीटर है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। तो इतनी बड़ी सभ्यता है, और ये पूरा क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निकल के आता है आपका क्षेत्रफल। तो इतनी बड़ी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता। अब लेकिन इसका नामकरण को लेकर क्या विवाद है? देखो ये तो मैंने आपको बता ही दी, भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक जानकारी मैंने आपको दे दी। भौगोलिक जानकारी में आप एक चीज और याद रख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे होता है। सिंध की सहायक नदियां झेलम, चिनाब आपको दिखाई देगी, रावी दिखाई देगी, सतलज आपको दिखाई देगी। तो याद रखें, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। तो सिंध और उसकी सहायक नदियों किनारे आपको इस सभ्यता का विकास दिखाई देगा। लेकिन राजस्थान में जब आप जाते हो तो राजस्थान में भी कुछ स्थल आपको हड़प्पा सभ्यता के दिखाई देंगे। तो राजस्थान का जो विकास क्रम आप देखोगे, राजस्थान और हरियाणा वाला, तो वो सरस्वती नदी के क्षेत्र में आ जाता है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र से बहती थी। तो इस क्षेत्र वाले को आप देखोगे, इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बही होगी, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि सरस्वती नदी भी इसमें शामिल है। मतलब सिंध और उसकी सहायक नदियां प्लस सरस्वती नदी में आपको हड़प्पा सभ्यता दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये भौगोलिक विस्तार आपने समझा। भौगोलिक विस्तार के बाद हम थोड़े आते हैं हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थल हैं, यानी नामकरण की बात कर लेते हैं। नामकरण का विवाद, नामकरण की चर्चा कर ले कि नामकरण को लेकर हड़प्पा सभ्यता में एक विवाद उत्पन्न हुआ। आपको पता होगा सबसे पहले जो स्थल खोजा गया, सबसे पहले जो स्थल खोजा वह था हड़प्पा।
कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? रावी नदी। और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। दूसरा स्थल जो खोजा गया था वो आपको पता है मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर ही है। सिंधु की सहायक नदी पे ही नहीं है बल्कि सिंधु नदी पर ही आपको दिखाई देगा मोहनजोदड़ो। तो पहला स्थल आपने देखा हड़प्पा, जो खोजा जाता है रावी नदी पर मौजूद है और रावी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और दूसरा स्थल खोजा जाता है मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु नदी पर है। आगे जाके एक स्थल और खोजा जाएगा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो। और चनहूदड़ो भी जो है वो आपका सिंधु नदी पर ही आपको दिखाई देगा। तो जब ऐसे स्थल खोज रहे, क्योंकि प्रारंभ में यही स्थल खोजे गए और प्रारंभ में इस सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे जा रहे थे वो सब सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी पर ही आपको दिखाई दे रहे थे। तो पुरातत्वविद जो थे या जॉन मार्शल उस समय जो है, उसने क्या किया कि उसने कहा कि भैया ये इन सब स्थलों में एक बड़ी समानता हमें दिख रही है कि ये सारे स्थल जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी या सिंधु नदी के किनारे हैं। तो उन्होंने कहा इसका नामकरण कर देते हैं सिंधु सभ्यता। क्या नामकरण कर देते हैं? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जितने भी अब तक स्थल मिले थे वो सारे स्थल सिंधु या उसकी सहायक नदी के किनारे थे। तो नामकरण कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अब कोई विवाद अभी तो कुछ था नहीं, लेकिन समय के साथ साथ आप देखोगे कई स्थल ऐसे खोजे जाएंगे जो सिंधु की सहायक नदी या सिंधु नदी के किनारे नहीं हैं। जैसे कालीबंगा। जैसे कालीबंगा आप देखोगे राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में आपको दिखाई देगा। और एक कालीबंगा राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे आपको दिखाई देगा। घग्गर नदी। अब घग्गर सिंधु की सहायक नदी तो है नहीं। और अगर एक स्थल और देखें आप, लोथल। लोथल आपको दिखाई देगा भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी। और भोगवा नदी जो है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी प्राचीन समय में। तो लोथल खोजा जाएगा भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा खोजा गया घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में खोजा जाएगा हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। तो अलग अलग नदी अब सामने आने लगी। तो अब विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद ये था कि अब कहा क्या जा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो घग्गर नदी पे है या भोगवा नदी पे जो स्थल है या हिंडन नदी पे जो स्थल है, क्या उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित रहेगा क्या? क्योंकि वो तो सिंधु नदी से या सिंधु की सहायक नदी से किसी तरह संबंधित ही नहीं है। तो अब विवाद उत्पन्न होने लगा। और विवाद क्या था? नामकरण को लेकर। तो अब नामकरण को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा कि भैया हकीकत में नाम क्या रखा जाए। अब यहाँ नामकरण को लेकर एक समाधान निकाला गया। और समाधान क्या था? तो समाधान निकाला कि सबसे पहले जिस स्थल को खोजा गया है उसी स्थल पे पूरी सभ्यता का नाम रख देते हैं। मतलब भविष्य में जो भी नए स्थल खोजे जाएंगे उन्हें जो सबसे पहले स्थल खोजा गया है उसी सभ्यता से जाना जाएगा। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वह था आपका हड़प्पा। तो पूरी सभ्यता का नाम कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो शुरुआत में इसको नाम दिया जाएगा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ समय बाद इसका नाम हो जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी भी जुड़ जाती है। बाद में गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों किनारे जब स्थल खोजे जाने लगेंगे तो फिर नामकरण को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और विवाद का समाधान निकाला जाता है कि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया उसके नाम पे पूरी सभ्यता का नाम कर देते हैं। और अब वर्तमान में जो नाम हमें दिखाई देता है वह आपको हड़प्पा सभ्यता दिखाई देगा। हालांकि कई किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिए जाते हैं जो इसी को ही संबोधित होते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रचलित नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो नामकरण को लेकर जो विवाद है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रमुख स्थल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो कुछ प्रमुख स्थल की चर्चा कर लें। कुछ प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में पहला स्थल तो आप जाने हड़प्पा। पहला स्थल जो है वो आपका हड़प्पा है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाएगा। और खोजने वाले आपको पता ही है 1921 में खोजा था। और खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा 1921 में? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। और हड़प्पा है कहाँ वर्तमान में? तो आपको पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, पंजाब क्षेत्र। और ज़िला कौन सा है? ज़िला है मोंटेगोमरी। ज़िला है आपका मोंटेगोमरी। तो मोंटेगोमरी ज़िला पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा हड़प्पा। और हड़प्पा में जो प्रमुख चीज़ें जो हड़प्पा से मिली हैं, कभी कभार वो लिखने को दे दी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिलता है, एक कब्रिस्तान जिसे R37 कब्रिस्तान कहा जाएगा। कैसा कब्रिस्तान कहा जाएगा? R37 कब्रिस्तान। तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से ही मिलता है। ठीक है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिलता है आपको? हड़प्पा से ही मिलता है। और भी चीज़ें हैं लेकिन आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको अगर हड़प्पा 2 नंबर में लिखने को मिले, 2 नंबर में अगर आपको हड़प्पा लिखने को मिले, केवल हड़प्पा ही पूछा जाए तो केवल आप इतना ही लिखें, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। और रावी नदी के तट पर स्थल है। नदी कौन सी है? रावी नदी के तट पर है। और ये वर्तमान में कहाँ है? पंजाब क्षेत्र, मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान में है। और R37 कब्रिस्तान की आप चर्चा कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से बनेगा, अगर हड़प्पा स्थल से बनेगा तो केवल इतना ही 2 नंबर का ही बनेगा, हड़प्पा स्थल से। लेकिन मोहनजोदड़ो जो है दूसरा प्रमुख स्थल, वो काफ़ी चर्चा में रहता है, मोहनजोदड़ो। और यहाँ से कभी कभार बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे मोहनजोदड़ो से। तो इसको थोड़ा समझते हैं मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो पहले कहाँ है ये आप पता कर लें। ये लड़काना ज़िला पाकिस्तान में है। लड़काना ज़िला, ज़िला कौन सा है? लड़काना। और ये है कहाँ? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। सिंपल सा, सिंध नदी के किनारे आपको दिखाई देगा। लड़काना ज़िला पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपको याद पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला इसे क्यों बोलते हैं वो आपको समझाता हूं। मृतकों का टीला मतलब जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होगी, जब मोहनजोदड़ो की लंबवत खुदाई होती है, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब खुदाई होगी तो लगातार हड्डियां निकलती जाएंगी, इंसानों की लगातार हड्डियां निकलती जाती हैं। क्योंकि ये ऊंचाई पे बना हुआ था मोहनजोदड़ो, तो एक टीले का आकार ले लिया तो उसे टीला बोला। और लगातार हड्डियां इंसानों की निकलती जा रही तो मृतक हो गए, मृतकों का टीला। इसे संबोधित कर दिया गया मृतकों का टीला। क्या था हड़प्पा सभ्यता में? कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाने के बाद अंत्येष्टि करने के 3 पद्धति हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः मौजूद थी। पहली पद्धति थी जो मुख्यतः प्रचलित थी, उसे बोलते थे पूर्ण समाधिकरण। मतलब हड़प्पा में मरने के बाद व्यक्ति को पूरी तरह से गड्ढा करके खोद के गाड़ दिया जाता था, उसे बोलते थे पूर्ण समाधिकरण। दूसरा अति पद्धति वहां पे आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि मरने के बाद इंसान को टीले पे छोड़ दिया जाता था। मरने के बाद इंसान को कहाँ छोड़ दिया? टीले पे छोड़ दिया। और टीले पे इंसान को छोड़ दिया है तो जो जानवर वगैरह होते थे वो उसका मांस वगैरह खाते थे। और मांस वगैरह खाने के बाद कुछ सड़ गलने के बाद जो हड्डियां वगैरह बचती थी फिर उसको गाड़ देना। मतलब पूरे इंसान को गाड़ा नहीं है, इंसान का जो मांस वगैरह हड्डी वगैरह जो जानवर खा सकते थे वो खा ली, उसके बाद जो रहा बचा उसको गाड़ देना, उसको कहा गया आंशिक समाधिकरण।
तो हड़प्पा में मुख्यतः तो आप पूर्ण समाधिगण आपको पिछले दिखाई देगी, जैसे कब्रिस्तान 837 कब्रिस्तान जो हड़प्पा में मिला, ये पूर्ण समाधिगण का उदाहरण हो सकता है क्योंकि समाधियों में इंसानों को दफनाया गया। लेकिन मोहनजोदड़ो में आपको जो दिखाई देगा वहाँ पे आंशिक समाधिकरण ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा है। तो आंशिक समाधिकरण के कारण एक स्थल पे जहाँ पे लगातार इंसानों को छोड़ा जाता रहा, वहाँ पे हड्डियाँ क्या होती गई, इकट्ठी होती गई। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होगी तो लगातार वहाँ पे क्या है, हड्डियाँ निकलती जाएंगी इंसानों की। इसलिए कहा जाएगा कि ये मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। तो इसका शाब्दिक अर्थ कर दिया गया मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है स्नानागार। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त होता है। स्नानागार, अब स्नानागार कैसा है, सिंपल बताना चाहें तो देखो ऐसा एक स्नानागार आपको दिखाई देगा। और ये स्नानागार आप देखोगे ये पक्का बना हुआ है। कैसा है? पक्का। जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसी टाइप का आपको दिखाई देगा स्नानागार। लेकिन ये जो है सामान्यतः सामूहिक स्नानागार था, मतलब किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो यहाँ पे आके स्नान कर सकते थे। संभवतः इसका यूज जो है वो धार्मिक कार्यों के संदर्भ में होता होगा, धार्मिक प्रयोजन के लिए यहाँ पे स्नान हुआ करते होंगे। लेकिन ये संभवतः है, हम कह नहीं सकते कि धार्मिक कार्यों के लिए ही यहाँ पे स्नान होते रहे। पक्का था। पानी को निकालने के लिए यहाँ पे होल वगैरह भी मौजूद थे, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, पानी एकदम साफ। और पानी की व्यवस्था, इसमें पानी कहाँ से आता था? तो बगल के कुएं से, बगल में कुएं मौजूद थे, कुएं से इसमें पानी पहुँचाया जाता था। और पानी अगर गंदा हो जाए तो इसमें होल मौजूद थे, उन होल के माध्यम से उस पानी को निकाल भी दिया जाता था। इस स्नानागार के आसपास कमरे मौजूद थे। इन कमरों का यूज जो था कपड़े बदलने के लिए किया जाता था। तो एक चीज और आप याद रखें, ये 12 मीटर लंबा रहेगा, 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। मतलब लंबाई अगर आप देखोगे तो ये 12 मीटर थी इसकी, और ये चौड़ाई अगर इसकी देखोगे तो ये कितनी थी? 7 मीटर। तो चौड़ाई आपको इसकी 7 मीटर दिखाई देगी और लंबाई इसकी आपको 12 मीटर दिखाई देगी इस स्नानागार की। और गहरा अगर आप देखोगे तो 2.4 मतलब 2.4 जो है मीटर, ये जो है आपको गहरा दिखाई देगा। गहरा। ये हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है वो यही है। और इसका संभवतः यूज लोग वहाँ पे धार्मिक कार्यों के लिए करते होंगे, यह अनुमान लगाया गया है। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। तो कितना लंबा है? 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा आपको स्नानागार हड़प्पा सभ्यता से आपको मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में से मिलता है, इसका अर्थ है सभ्यता की बात कर रहे हैं। मिला तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं कहेंगे, मैंने पहले बता दिया, इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन ये मिला कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। इस बात को याद रखें। अब मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको 2 चीज़ें अभी बताई। पहला तो ये बताया कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है, शाब्दिक अर्थ क्या है। और इसकी प्रमुख विशेषताओं में आप पहली विशेषता बता सकते हो कि यहाँ पे एक स्नानागार मिला है जिसका प्रयोग लोग संभवतः धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए करते रहे होंगे। यह स्नानागार कैसा है? पक्का है। पानी की व्यवस्था मैंने बताई, बगल के कुएं से करते हैं और निकालने के लिए भी होल वगैरह मौजूद थे। पानी अगर गंदा हो जाएगा तो होलों के माध्यम से उसे निकाल दिया जाता था। चौड़ाई, लंबाई और इसकी गहराई भी मैंने आपको बता दी। अब मोहनजोदड़ो की और विशेषताएं अगर आप देखें तो देखते हैं हम और विशेषताएं क्या हैं मोहनजोदड़ो की। हालांकि जो अन्य विशेषताएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से हमें मिलेंगी, लेकिन कभी कभार मोहनजोदड़ो पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा जानें। तो पहली विशेषता मैंने आपकी चर्चा करी स्नानागार की। दूसरी विशेषता मोहनजोदड़ो में एक आपको अन्नानागार भी मिलेगा। अन्नानागार। अन्नानागार का सिंपल सा अर्थ है अन्न को इकट्ठा करने वाला। अन्न को इकट्ठा करने वाला मतलब सिंपल सा, अगर देखें एक छोटी सी टावर सी बिल्डिंग की आपको दिखाई देगी, यहाँ से गेहूँ या चावल जो इकट्ठा करना है अन्न,
वो इसमें डाल दिए जाएंगे और यहाँ पे निकालने का जरिया रहेगा, तो इसको ही बोल देंगे अन्नानागार। तो अन्नानागार की जो संरचना है वो हड़प्पा सभ्यता में एक तो हड़प्पा से मिलता है, और सबसे ज़्यादा अन्नानागार जो मिले वो हड़प्पा स्थल से ही मिलेंगे। किस स्थल से मिलते हैं? हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा में 6 अन्नानागार मिलेंगे। कितने? 6। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो से भी अन्नानागार मिलते हैं और कालीबंगा से भी अन्नानागार मिलेंगे। तो हड़प्पा में 3 स्थल हैं जहाँ से अन्नानागार मिले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अन्न पैदा होता होगा। मतलब अन्न अगर इकट्ठा हो रहा है, अनाज को अगर इकट्ठा किया जा रहा है, इसका अर्थ है कि वहाँ पे अनाज का उत्पादन ज़्यादा हो रहा होगा। वहाँ अनाज जो है अधिशेष अवस्था में होगा, ज़्यादा अवस्था में होगा, इसलिए अनाज का क्या कर रहे हैं? वो इकट्ठा कर रहे हैं अनाज को। तो अन्नानागार जैसी संरचना भी मोहनजोदड़ो में मौजूद थी। बाद बाकी आप अन्य विशेषताओं में आप मोहनजोदड़ो में बता सकते हैं सड़कें। मोहनजोदड़ो की सड़कें आपको दिखाई देंगी पक्की। कैसी? पक्की। मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थी? पक्की थी। मकान सब जगह के पक्के थे, केवल कालीबंगा को छोड़ के। पूरी हड़प्पा सभ्यता में आप अगर सड़कें अगर देखना चाहें तो सड़कें हर जगह पक्की मौजूद नहीं थी। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता में कच्ची सड़कें ही मौजूद थी, लेकिन कुछ स्थल आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पक्की सड़क के साथ मिलते हैं, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल महत्वपूर्ण है, जहां से पक्की सड़क मिली है। तो मोहनजोदड़ो से आपको पक्की सड़कें मिलेंगी और सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था मिलेगी, मतलब सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलेगी। मतलब सड़कें जब पक्की बनाई गई तो सड़कों के किनारे नालियां बनाई गई, गहरी गहरी नालियां बनाई गई, और ये नालियां कच्ची नहीं, नालियां भी पक्की बनाई गई। और नालियां इस प्रकार बनी कि घर की नालियों को सड़क की नाली से जोड़ा गया है, और जोड़ा ही नहीं गया बल्कि उन्हें ढांक दिया भी गया है, ताकि बदबू वगैरह जो है वो बाहर ना जा सके, गंदगी दिखे नहीं, तो वो ढांका भी गया है मैन होल के माध्यम से। तो एक बात आप याद रखें, तो जल निकास व्यवस्था भी आपको मोहनजोदड़ो में दिखाई देगी, ठीक है। और अगर देखें भवन, भवन मतलब मकान, तो मकान भी आप बता सकते हो। मोहनजोदड़ो मकान जो थे पक्के बने हुए थे, पक्की ईंट के मकान, पक्की ईंटों से मकान बने हुए थे, और 1 मंजिला 2 मंजिला मकान तक हमें आपको दिखाई देंगे। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में है, मैंने आपको बताया, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कभी कभार बड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, 2 नंबर का नहीं हो सकता है, बड़ा फॉर्मेट करते हैं, तो इसलिए मोहनजोदड़ो को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। इसके बाद अगला स्थल जो है उसकी केवल चर्चा करते हैं, केवल बता देते हैं आपको। प्रमुख स्थल में 3rd स्थल धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा आपको गुजरात में दिखाई देगा, गुजरात में कच्छ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिलेगा? कच्छ क्षेत्र के कादिर द्वीप स्थान पर, कादिर द्वीप स्थान पे आपको दिखाई देगा, कच्छ क्षेत्र में, गुजरात में धौलावीरा। धौलावीरा की विशेषता यह है कि धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय पाया जाएगा। जलाशय का आप अर्थ ले सकते हो एक तरह का तालाब। जलाशय का अर्थ है एक तरह का तालाब, एक बड़ा तालाब आपको मिलेगा धौलावीरा से, क्योंकि धौलावीरा स्थल में आप देखोगे पीने के पानी की कमी थी। पीने की पानी की क्या थी? कमी थी। तो पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए, मतलब पीने का पानी जो है तो वो क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में, वर्षा जब होती है तो उस पानी को क्या कर देते थे, उस जलाशय में स्टोर कर लेते थे, ताकि गर्मी में पीने की पानी की कमी ना रहे, या जो भूमि का जो जल स्तर है वो लेवल में रहे। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा जलाशय दिखाई देगा धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से एक बड़ा जलाशय मिलता है। ये हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जलाशय किस क्षेत्र से मिला है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय कहाँ से मिला? तो आप बताओगे धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा की खुदाई और खननकर्ता जो हैं वो विष्ट साहब रहेंगे। विष्ट साहब ने यहाँ पे खुदाई की थी। उत्खनन का कार्य जो है
वो बिष्ट साहब ने यहाँ पे किया था, लेकिन वो पूछे नहीं जाते, तो केवल धौलावीरा के बारे में आप इतना ही याद रखें। गुजरात में है, कच्छ क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, कच्छ क्षेत्र में कादिर द्वीप नामक स्थान पे आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जलाशय आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप देखें एक अन्य प्रमुख स्थल कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। कालीबंगा को अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो काली चूड़ियों का स्थान भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा एक ऐसा स्थल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे काली चूड़ियाँ बनेंगी। क्या बनती थी? काली चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ काली चूड़ियों के संदर्भ में जाएगा। बंगा मतलब कहते हैं ना, बेंगा पहनने वाले जो होते हैं ना, तो याद रखें काली मतलब काला, बंगा मतलब हाथ में पहनने वाले। तो काली चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ, मतलब हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे चूड़ियों की फैक्ट्री रही होगी या चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से ज़्यादा मिले। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे आपको दिखाई देगा राजस्थान में। यहाँ से आप देखोगे तो कालीबंगा से आपको जुताई के साक्ष्य मिलेंगे। किसके साक्ष्य मिलते हैं? जुताई के। जुताई के साक्ष्य मिलेंगे कालीबंगा से। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिलते हैं? जुताई के। कि हड़प्पा सभ्यता में जुताई के साक्ष्य किस स्थल से मिले? तो आपको दिखाई देगा कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जो राजस्थान में है, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही आप देखोगे यहाँ से कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलेंगे। अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। आगे जाके इससे बता सकते हो आप कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा होती होगी, इसलिए तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। और अग्निकुंड के साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही नहीं मिलेंगे, लोथल से भी मिलते हैं। तो लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, जो स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या रही होगी? अग्नि पूजा होती होगी। आग की क्या होती होगी? पूजा होती होगी, इसलिए अग्निकुंड मिल रहा है हमें। ठीक है, इसके बाद अब देख लें लोथल, अगला प्रमुख स्थल लोथल। तो अगला प्रमुख स्थल है आपका लोथल। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में आपको दिखाई देगा लोथल। और किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। नदी कौन सी? भोगवा। और भोगवा किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की सहायक नदी आपको दिखाई देगी। भोगवा जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और यहाँ से आप देखोगे तो प्रमुख साक्ष्य जो है वो बंदरगाह के आपको दिखाई देंगे। किसके? बंदरगाह के। तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा। तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से आपको दिखाई देंगे। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और नदी के किनारे सभ्यताएं क्यों विकसित हुई, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है कि नहीं? आगे आगे कुछ स्थल हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा सूतकांगेडोर। बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु आपको बताया था मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी बिंदु आपको बताया था देमाबाद महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार कुछ स्थल हैं जो हरियाणा में हैं, जैसे राखीगढ़ी हो सकता है, मित्ताथल है आपका, बड़ावली है। ये हरियाणा के प्रमुख स्थल हैं। हरियाणा में एक भिराना नाम की जगह भी है, यह भी आपका हरियाणा में ही है। तो हरियाणा के आप स्थल याद रखें, केवल पूछा जाएगा तो टिक लगाने के लिए आपसे या मैचिंग के लिए पूछ लिया जाए हरियाणा के प्रमुख स्थल, तो याद रखें राखीगढ़ी, मित्ताथल, बड़ावली और भिड़ाना। भिराना भी लिखते हैं और भिड़ाना भी लिखते हैं। तो याद रखें कहाँ आपके? हरियाणा में है। इसी प्रकार गुजरात के प्रमुख स्थल में तो आपके दो ही हैं, धौलावीरा और लोथल। अन्य स्थल अगर गुजरात के पूछे जाएं तो आप याद रखें नागेश्वर, देसलपुर और सुरकोटदा। नागेश्वर, देसलपुर और सुरकोटदा ये भी गुजरात में स्थित हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। नागेश्वर,
देसलपुर और सुरकोटदा गुजरात में। क्लियर। अब कुछ ऐसे स्थल हैं जो भारत से बाहर हैं, जो कहाँ हैं, भारत से बाहर, और आपसे पूछे जाते रहे हैं। एक स्थल आप उत्तर प्रदेश का और आप याद रख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, सनौली, क्योंकि सनौली की खुदाई होती रहती है। सनौली में लगातार कई मानवों की हड्डियां मिली, 100 से अधिक मानवों की हड्डियां निकाली गई। तो सनौली से आप देखोगे मानव कंकाल मिलते हैं बहुत अधिक मात्रा में। सनौली उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत। बागपत जिला उत्तर प्रदेश में, सनौली याद रखें आप, जहाँ पे खुदाई हुई और 100 से अधिक मानव कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। और सनौली भी हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित स्थल है, याद रखें। ठीक है। अब कुछ ऐसे स्थल हैं जो भारत से बाहर हैं, उनकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं। उनमें आप याद रखें सोरतुघई को। सोरतुघई जो है वो अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, और हड़प्पा का स्थल है। तो क्वेश्चन केवल इतना पूछा जा सकता है कि ऐसे स्थल का नाम बताइए जो अफगानिस्तान में और हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो याद रखें सोरतुघई। और सोरतुघई में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक नहर पाई गई है। तो वहाँ पे सिंचाई का कार्य जो है वो उस नहर के द्वारा किया जाता था। तो नहर कहाँ से मिली है हड़प्पा सभ्यता में? याद रखें सोरतुघई से मिलती है। ठीक है। आगे हम आते हैं। अगली हेडिंग है आपकी, क्योंकि प्रमुख स्थल हमने देख लिए, तो अगली हेडिंग आपकी है हड़प्पाई नगर नियोजन। हड़प्पाई नगर नियोजन या हड़प्पा की नगरीय विशेषताएं या हड़प्पा एक योजनाबद्ध शहर के रूप में। तो यह अलग अलग प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। तो हेडिंग मैं बना देता हूँ क्वेश्चनों की क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन की हेडिंग आप देख लें, हड़प्पाई नगर नियोजन, हड़प्पाई नगर नियोजन, नगर नियोजन। यहाँ दूसरी हेडिंग बन सकती है नगरीय विशेषताएं, नगरीय विशेषताएं। या तीसरी हेडिंग बन सकती है योजनाबद्ध शहर, योजनाबद्ध शहर। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हड़प्पाई नगर नियोजन क्या है बतलाइए। दूसरा बन सकता है हड़प्पा एक सुनियोजित शहर है, चर्चा कीजिए। तीसरे तरीके से बन सकता है हड़प्पाई नगरीय विशेषताओं पर चर्चा कीजिए या हड़प्पी नगरीय विशेषताओं का वर्णन करिए। या फिर बन सकता है हड़प्पा एक योजनाबद्ध शहर है, कैसे? हड़प्पा एक योजनाबद्ध शहर है, कैसे? तो बतलाओ उस पर। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करवाई आपसे जा सकती है या पूछा जा सकता है, और इन सब का क्वेश्चन आंसर जो है एक ही रहेगा, एक सा ही रहेगा। तो हम चर्चा करते हैं हड़प्पाई नगर नियोजन की, या हड़प्पा की नगरों की विशेषताओं की, या हड़प्पा की योजनाबद्ध शहर की, कि हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में शहर कैसे होते थे। तो देखो हड़प्पा के जो शहर थे, उन शहरों का विकास आप देखोगे, उन शहरों का विकास दो भागों में बांटकर किया जाता था। मतलब हड़प्पा का प्रत्येक शहर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा का प्रत्येक शहर दो भागों में बटा होता था। पहला भाग आप देखें पूर्वी भाग, और दूसरा भाग होता था पश्चिमी भाग। दूसरा होता था पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग मतलब एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग आप देखोगे, पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग के बारे में पहले आप देखें। पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पर बनता था। पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचाई पर बनता था और बहुत छोटा होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। पश्चिमी भाग छोटा होता था।
छोटा होता था। और ये पश्चिमी भाग जो था, इसके चारों ओर एक रक्षा दीवार बनाई जाती थी, एक सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी। एक क्या बनती थी? रक्षा दीवार या सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्रत्येक नगर जो थे दो भागों में बटे होते थे। जैसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसका पश्चिमी भाग आप देखोगे वो ऊंचाई पर बना जाता था और छोटा होता था और एक रक्षा दीवार से घिरा रहता था। तो वहीं अगर आप पूर्वी भाग को देखें तो पूर्वी भाग जो था वो निचले हिस्से में बना होता था। निचले हिस्से में मतलब अगर पश्चिमी ऊंचाई पर है तो पूर्वी भाग निचला रहता था और काफ़ी बड़ा रहता था, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे कोई सुरक्षा दीवार नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे कोई सुरक्षा दीवार नहीं पाई जाएगी। अब एक कॉमन सेंस लगाया जा सकता है कि अगर सुरक्षा दीवार मौजूद है तो सुरक्षा दीवार किसके लिए बनाई जाती है? पैसे वाले लोगों के लिए, पावरफुल लोगों के लिए। हम गरीब जो लोग हैं उनके यहाँ पे आप देखोगे उनकी जो कॉलोनी होती है ना, उन कॉलोनी में सुरक्षा गेट भी नहीं होता। कभी भी चोर कहीं पे भी घुस जाता है, ना कैमरा होंगे, ना सुरक्षा गेट होगा, ना गार्ड होगा। अमीरों की कॉलोनी में चले जाओगे आप तो गार्ड भी बैठा होगा, कैमरा भी लगे होंगे, गेट भी लगा होगा। तो गार्ड गेट की व्यवस्था अमीरों के लिए होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो रक्षा दीवार है वो स्पष्ट करती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पश्चिमी भाग थे, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रत्येक शहर है, उस प्रत्येक शहर का जो पश्चिमी भाग है जो रक्षा दीवार से घिरा हुआ है, उसमें शासक लोग या पैसे वाले लोग या व्यापारी लोग या पावरफुल लोग रहते होंगे। तो यहाँ पे कौन रहता होगा? पावरफुल लोग। पावरफुल मतलब धनवान लोग रहते होंगे। धनवान आप कह सकते हो, व्यापारी लोग रहते होंगे जो पैसे वाले व्यापारी हैं, या फिर कह सकती हो जो शासक वर्ग या शासक वर्ग, शक्तिशाली वर्ग जो है वो यहाँ पर रहता होगा। और जो हड़प्पा सभ्यता का निचले हिस्सा है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कोई रक्षा दीवार नहीं है, सुरक्षा कुछ है नहीं, तो वहाँ पे कौन रह रहा होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जन सामान्य लोग रहते होंगे, सामान्य व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। क्लियर? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर पाए जाएंगे, चाहे फिर वो हड़प्पा हो, चाहे फिर वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे फिर वो लोथल हो, चाहे फिर वो आपका कालीबंगा हो, हर एक नगर दो भागों में बटा होगा। पश्चिमी भाग जो ऊंचाई पर बना है, छोटा है, रक्षा दीवार से घिरा है, और जहां पे कौन लोग रह रहे हैं? धनवान लोग, व्यापारी लोग, शासक लोग रह रहे हैं। वहीं पूर्वी भाग आप देखोगे निचला शहर है, निचले क्षेत्र में बना है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और कोई रक्षा दीवार नहीं है, और यहाँ कौन रह रहे हैं? जनसाधारण लोग रह रहे हैं। इसका अपवाद एकमात्र शहर है। अपवाद कौन है? धौलावीरा। तो अपवाद है धौलावीरा। क्यों अपवाद है धौलावीरा? क्योंकि धौलावीरा 3 भागों में बटा है। धौलावीरा कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। मतलब धौलावीरा पूर्व में बटा है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ शहर है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इस कारण धौलावीरा इस नगर नियोजन, नगर जो प्लानिंग है, नगरों को बनाने की जो प्लानिंग थी हड़प्पाई लोगों की, हड़प्पाई इंजीनियर जो थे उनकी नगरों को बनाने की जो प्लानिंग थी उसका अपवाद हो जाता है धौलावीरा। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाद बाकी कोई अपवाद नहीं है। बाद बाकी सारे शहरों में आप देखोगे समान संरचना आपको दिखाई देगी। नगरों को बनाने की जो तरीका है वो समान दिखाई देगा। यह पश्चिमी क्षेत्र जो ऊंचाई पर बना है, छोटा है, और यहाँ पे जो शासक, धनवान लोग और व्यापारी लोग रह रहे हैं, तो इस क्षेत्र का एक नाम और है, इसको कहते हैं दुर्ग क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग क्षेत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दुर्ग क्षेत्र। और दुर्ग का पर्यायवाची आप जानते ही हो, दुर्ग को महल भी कहते हैं या किला भी कहते हैं। दुर्ग को क्या कहते हैं? किला या महल। तो ये दुर्ग क्षेत्र या किला क्षेत्र भी कहलाएगा आपका। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र जो रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। तो पहला चीज आप समझे कि हड़प्पाई नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था।
पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो ऊंचाई पर होता था और छोटा था, और यहाँ पर धनवान व्यापारी लोग रहा करते थे, और यह भाग जो है रक्षा दीवार से घिरा रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दुर्ग क्षेत्र भी कहते हैं। वहीं पूर्वी भाग आप देखोगे निचले हिस्से में बना हुआ है, और यहाँ पर यह क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर जनसाधारण लोग रहते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या होगा, आपका धौलावीरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला चीज़ आपको समझ में आई, हड़प्पा में जो शहर बने उस शहरों की बनावट आपको समझ में आ गई कि हड़प्पा में प्रत्येक शहर धौलावीरा को छोड़कर 2 भागों में बटा हुआ था। हम किसकी बात कर रहे हैं, शहर की, गांव की बात नहीं कर रहे। हड़प्पा सभ्यता में शहर कम है, गांव ज़्यादा है। एक बात याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में कोई कहे गांव की संख्या ज़्यादा थी कि शहर की, गांव की ज़्यादा थी, शहर की नहीं है। शहर तो गिने चुने हैं, तो गांव की संख्या ज़्यादा है, शहर की कम है। हम कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक शहर 2 भागों में बटा हुआ है। आप गांव पहुंच जाओ को, सर एग्जाम्पल हम गांव का बता रहे हैं, गांव तो बटा ही नहीं है, गांव तो छोटा है, उसे कैसे बांटोगे भाई। तो याद रखें हम शहर की बात कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे हैं। अगला, क्योंकि हेडिंग ही आपकी क्या है, नगर, नगर नियोजन, नगरीय विशेषताएं और योजनाबद्ध शहर, क्योंकि शहर की बात की जा रही है। और देखो पहला आपको समझ में आ गया विभाजन। दूसरा हम देखते हैं कि नगरों का विकास जो किया गया, हड़प्पा में नगर इस प्रकार बनाए गए कि नगर जो थे एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। एक दूसरे पे किसको काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, एक दूसरे को समान कोण पर काटते हैं। इस प्रकार नगरों का विकास किया जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। इसी को बोलते हैं चेस बोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति। आपने चेस बोर्ड देखा ही होगा, किस प्रकार होता है, इस प्रकार आपको दिखाई देगा, मतलब सब जो है समान कोण पे आपको दिखाई देंगे। तो इसी को चेस बोर्ड पद्धति बोला जाएगा कि यहाँ ग्रिड पद्धति बोला जाएगा, ग्रिड या चेस बोर्ड पद्धति। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक शहर जो है उसका विकास जो है ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति पर किया जाएगा। तो शहरों को ऐसा बनाया जाएगा कि उनकी सड़कें एक दूसरे को किस पर काटेंगी, समकोण पर काट रही होंगी एक दूसरे की सड़कें। जैसे ये देखो चेस बोर्ड पद्धति में समकोण पर काट रहे होते हैं, तो समान कोण पर क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। अब इसमें एक चीज समझना है, यहाँ पे जो घर है, जो घर बनाए जाएंगे सड़क के किनारे, उन घरों का जो दरवाजा होगा, उन घरों का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलेगा बल्कि पीछे की ओर खुलेगा। किधर खुलेगा, पीछे की ओर। अब भैया पीछे की ओर क्यों खुलेगा, एक चीज समझना, आजकल जो शहर है उस शहर में जो घर का दरवाजा आप देखोगे, घर का दरवाजा सड़क की ओर खुलता है। किसकी ओर खुलता है, सड़क की ओर, ना कि पीछे की ओर। और सड़क की ओर खुलने के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे बच्चा छोटा है और आप उस पर ध्यान नहीं रख पा रहे हो, बच्चा गेट खोल के सड़क की ओर निकल गया, कोई वाहन चल रहा हो और टक्कर हो जाए। तो आप लोग इतने चतुर नहीं हो, हड़प्पा वाले इतने चतुर थे, उन्होंने कहा कि भैया घर बनाना है तो घर का दरवाजा सड़क की तरफ मत खोलो। अगर सड़क की तरफ खोलोगे तो बच्चा अगर बाई चांस निकल गया सड़क पर तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। और दूसरा क्या है, सड़क पे वाहन वगैरह चलते रहते हैं, धूल वगैरह उड़ती रहती है और वो धूल जो है वो घर में आएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई दरवाजा जो है सड़क की ओर ना खोल के पीछे की ओर खोलो, तो धूल से भी बच पाओगे और दुर्घटना से भी बच पाओगे। देखो चतुराई का लेवल, मतलब वहां के इंजीनियर कितने चतुर हैं। हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले इंजीनियर बड़े चतुर थे, बड़े दिमागदार थे आज के इंजीनियर की तुलना में। आज के इंजीनियर कहते हैं कि दरवाजा सड़क की ओर खोलो, और वहां के इंजीनियर कह रहे हैं सड़क की ओर नहीं, पीछे की ओर खोलो। क्लियर? तो याद रखें, दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई कि हड़प्पाई शहरों का विकास जो है या शहरों का निर्माण जो है वो ग्रिड या चेसबोर्ड पद्धति पर होगा, और इसमें क्या होती हैं, सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर क्या कर रही होती हैं, काट रही होती हैं। तीसरी विशेषता मैंने अभी आपको बताई कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हैं वहाँ के घरों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि घरों का दरवाजा सड़क की ओर न खुलकर बल्कि पीछे की ओर खुलेगा। और क्यों खुलेगा, ताकि दुर्घटना और गंदगी से बचा जा सके। और अगर देखें और विशेषताएं देखें हम हड़प्पा सभ्यता की, तो अगली विशेषता एक चीज और देखें,
अब तक आपने 3 विशेषताएं देखी। अगली विशेषता हम हड़प्पा शहर की प्लानिंग की देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली है वो हर शहर में आपको दिखाई देगी। जल निकास प्रणाली, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, मतलब जब सड़कें बनी तो सड़कों के साथ साथ नालियाँ भी बनाई गई। क्या बनाई गई? नालियाँ भी बनाई गई। और नालियाँ वो भी पक्की। नालियाँ भी कैसी बनाई गई? पक्की नालियाँ बनाई गई। तो सड़कें बनी तो सड़कों के साथ नालियाँ भी बनाई गई। और इस नालियों के माध्यम से आप देखोगे जो घरों की जो नालियाँ होती थी उन घरों की नालियों को इस सड़क की जो मुख्य नाली है या जो शहर की मुख्य नाली है उससे जोड़ दिया गया। मतलब घरों का जो गंदा पानी है वो इस नाली में जाए, ना कि सड़क पर, क्योंकि सड़क पे जाएगा तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। आज भी आप देखो, आज के जो शहर हैं थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लबालब हो जाते हैं आज के शहर, क्योंकि प्लानिंग के साथ में नहीं बने। किसके साथ में नहीं बने? प्लानिंग के साथ में। बहुत सारे शहर हैं थोड़ी सी वर्षा हो जाए लबालब पानी हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ सी आ गई है, एहसास होगा कि आप बाढ़ आ गई है। और इसके चलते कई दुर्घटना भी हो जाती हैं। करंट लग जाता है कई जानवरों को, इंसानों को, पानी भरने की जगह से पता नहीं चलता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ के इंजीनियर बड़े सोच समझे हुए, सुलझे हुए इंजीनियर हैं। उन्होंने जब शहर को बनाया तो नाली की व्यवस्था करी। उन्होंने कहा कि वर्षा हो या कुछ भी हो, पानी नहीं भरना चाहिए। तो नालियाँ बहुत अच्छी बनाई गईं और घरों की नालियों को भी सड़क की मुख्य नाली से जोड़ दिया गया। और स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखा। उन्हें ढांका भी गया नालियों को, ताकि कीड़े मकोड़े बाहर ना आए। तो उनको ढांका भी क्या जाएगा? क्लियर? तो एक बात याद रखें, तो हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली मौजूद आपको दिखाई देगी। एक चीज और देखें, हड़प्पा वासी जो हैं वो जल संरक्षण पर भी क्या देंगे? बल देंगे। किस पर बल देंगे? जल संरक्षण पर। जल संरक्षण पर भी बल देंगे हड़प्पा वासी, क्योंकि एक चीज समझना, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल उन क्षेत्रों में हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और पंजाब के उस क्षेत्र में आप देखोगे, पाकिस्तान पंजाब के उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होगी। और जब वर्षा बहुत कम होती है तो पानी जो है वो बहुत कम होगा पीने लायक, क्योंकि वर्षा कम है तो भूमिगत जल भी जो होगा वो भी कम होगा, तालाब वगैरह में पानी नहीं होगा। तो हड़प्पावासी जल संरक्षण को विशेष महत्व देंगे, इसलिए वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए विभिन्न छोटे छोटे तालाब या कुओं का निर्माण भी करेंगे घर में। तो हड़प्पा के प्रत्येक घर में आपको लगभग एक कुआं मिलेगा। हड़प्पा का जब आप घर देखोगे तो प्रत्येक घर में एक कुआं मौजूद है। और इस कुएं का यूज क्या है? वर्षा के जल को इकट्ठा करना, ताकि जब वर्षा ना हो उस समय उस पानी का क्या कर लें? यूज कर लें। आज वर्तमान में देखो पानी के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है। लगातार भूमिगत जल का स्तर है वो डाउन होता जा रहा है, लेकिन जागरूकता है ही नहीं। वर्षा होगी और वर्षा का पानी पूरा बह के चला जाएगा, बह के जाएगा नदियों में, नदियों पे चला जाएगा समुद्र में। हमने क्या इकट्ठा किया? कुछ नहीं। लेकिन हमसे चतुर तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, जिन्होंने वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए कुएं बना लिए, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। धौलावीरा में बड़ा तालाब मौजूद है, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताएं हैं, जो हड़प्पा सभ्यता को एक यूनिक शहर बना रही हैं और वर्तमान से बेहतर शहर बना रही हैं। वर्तमान में आप देखोगे जो शहर हैं उनका विकास बस यूं ही हो गया है, प्लान के साथ में नहीं हुआ कि कहाँ पे घर होना चाहिए, कैसी नाली होनी चाहिए, कैसी सड़क होनी चाहिए। जनता बढ़ती जा रही है, शहरों का विकास होता जा रहा है बस। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक प्लानिंग के साथ में शहरों का विकास हुआ है। तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता के शहर। और हड़प्पा सभ्यता में जो मकान हैं वो भी आप याद रखें, मकान जो है पक्के पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? मकान पक्के, कच्चे मकान नहीं मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे। मतलब ईंटें मौजूद हैं हड़प्पा सभ्यता में, ईंट मौजूद है, वही पक्की ईंट, कच्ची ईंट नहीं, पक्की ईंट मौजूद है हड़प्पा सभ्यता में। पक्की ईंट मौजूद है हड़प्पा सभ्यता में। और ईंट को जोड़ने के लिए चूने और गारे का वो यूज करेंगे, चूने व गारे का। तो चूने व गारे का यूज करके
पक्की ईंटों को जोड़ के मकान बनाए जाएंगे हड़प्पा सभ्यता में। तो मकान जो है पक्के मकान आपको मिलेंगे, लेकिन बस एक जगह ऐसा है जहाँ से हमें कच्चे मकान देखने को मिलते हैं नगर में। शहर की बात कर रहे हैं, गाँव की बात नहीं कर रहे। आज भी शहर में आप देखोगे, शहर में पक्के मकान होते हैं, गाँव में आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना आने से पहले आप अधिकतर गाँव में देखोगे कच्चे मकान मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना आई, उसके बाद ही गाँव में पक्के मकान आज मौजूद हैं। आज पक्के मकान आज आपको गाँव में जो दिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना की देन है। तो एक बात याद रखें, हम गांव की बात नहीं कर रहे, हम शहर की बात कर रहे हैं। हड़प्पाई शहर में जो मकान होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते और चूने और गारे के द्वारा जोड़े जाते थे। क्लियर? लेकिन एक अपवाद है इसका। अपवाद कौन है? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर है कि नहीं? कालीबंगा अपवाद क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे मकान जो है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाएंगे, ना कि पक्की ईंटों से। तो कालीबंगा अपवाद हो जाता है क्योंकि वहाँ के मकान जो है वो कच्ची ईंटों से बनाए जा रहे होते हैं। हड़प्पावासी जो मकान बनाएंगे उस बात को आप याद रखें, मकान को इस तरह बनाएंगे कि अधिक से अधिक क्या किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। तो हड़प्पावासी मकान का निर्माण उपयोग को ध्यान में रख कर करेंगे। आज वर्तमान में जो मकान बनते हैं वो उपयोग को ध्यान में रख के नहीं होते। वर्तमान में मकान जो है वो अलंकरण को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अलंकरण मतलब सुंदर मकान लगना चाहिए, एकदम सजावटी, देखने के बाद लोगों को लगे क्या मकान है। लेकिन हड़प्पावासी ऐसे नहीं थे। हड़प्पावासी कहते कि मकान जो है ऐसा बनाया जाए कि अधिक से अधिक उसका यूज हो सके, अधिक से अधिक उसका उपयोग हो सके। तो उपयोगिता को ध्यान में रखकर मकान बनाते हैं, ना कि अलंकरण को, सजावट को ध्यान में रखकर। वर्तमान में मकान सजावट को ध्यान में रख के बन रहे हैं, उपयोगिता को नहीं। शहर की बात कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे। क्लियर? लेकिन इसका भी अपवाद हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा इसका भी कालीबंगा। कालीबंगा में जो मकान बने वहां थोड़ी आपको सजावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो ईंटें मिली हैं वो ऐसी ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें, सजावटी ईंटें। तो सजावटी ईंटों के द्वारा कालीबंगा के मकान बनाए गए, और सजावटी ईंटें जो है वो कच्ची ईंटें हैं। तो कच्ची सजावटी ईंटों के द्वारा कालीबंगा के मकान बनाए जाएंगे, तो कालीबंगा इसका भी अपवाद हो जाता है। तो कालीबंगा दो चीज का अपवाद हो गया। पहला मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के में जो नगरों में मकान जो है पक्की ईंटों से बनते हैं और ईंटों को जोड़ने के लिए चूने व गारे का यूज किया जाता है। यहाँ भी अपवाद कालीबंगा, तो कच्ची ईंटों से मकान बने। मैंने दूसरा बताया कि हड़प्पा में जो इंजीनियर जो मकान बना रहे हैं वो कहेंगे कि मकान को इस तरह बनाया जाए कि अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। मतलब सजावट वगैरह को ध्यान में नहीं देंगे कि कैसा लगना चाहिए, बस ये देंगे अधिक से अधिक कैसे उपयोगी हो सकता है ये मकान। लेकिन कालीबंगा इसका भी अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि वहाँ से हमें ईंटें ऐसी मिलती हैं जो सजावटी हैं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो आज बेसिक क्लास में हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 में यहीं तक रखेंगे। अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।